फ्रेंड्स, आज की कहानी है वो रहने वाली महलों की। भाग 9। पिछले भाग में आपने पढ़ा कुछ दिनों के अंदर ये दर्द सहन करना आरना के लिए आम बात हो गई थी। हर्ष के यौन उत्पीड़न को तो वो सहती ही थी, साथ ही साथ कई बार तो उसके साथ मार पिटाई भी करता था। अब आगे एक दिन हर्ष अपने पिता की आय का काला चिट्ठा लेकर घर आया। सुनो, ये फाइल रखो, इसकी पूरी जवाबदारी तुम्हारी है। हर्ष बोला, क्या है ये? तुम फाइल खोलकर देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। आरना ने फाइल खोलकर देखी तो सांसद महोदय की संपत्ति और आय का काला चिट्ठा था। ये सब क्या है और तुम मुझसे क्या चाहते हो? आरना ने पूछा। ये सब भी पिताजी की ही संपत्ति है तो इन सभी को तुमको लीगल बनाना है। मैं ही क्यों? तुम मुझसे इसे बड़े अधिकारी को दे दो। तुम्हारे पिताजी तो सांसद है, उनकी तो ऊपर तक अच्छी पकड़ है। वो किसी को बोलेंगे तो मना थोड़ी ना करेंगे वे। आखिर मेरे पापा का तो 2 दिन में सस्पेंड करा दिए थे। अच्छा हाँ, क्या हुआ मेरे पापा का? उनकी कब वापसी होगी? अब तो शादी भी हो गई। तुम्हें जो चाहिए था वो तो मिल चुका है ना। अब तो बोलो तुम्हारे पापा को। ठीक है बोलता हूँ, परंतु ये काम पहले। हर्ष बोला, देखो हर्ष, मैं एक ईमानदार पिता की बेटी हूँ, मैं तो ये काम नहीं कर पाऊंगी। ईमानदारी? किस बात की ईमानदारी? 25 साल की ईमानदारी से क्या मिला तेरे बाप को? 1 दिन लगा उसको झूठा केस में फंसाने के लिए। अब तू ये चाहती है कि ये सब मीडिया में जाए कि उनको भ्रष्टाचार के लिए सस्पेंड किया गया है। हर्ष चिल्लाते हुए बोला, देखो चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा। मेरे सब अधिकारी मेरे काम पर नजर रखते हैं। तुम अपने पिताजी से कहो कि ऊपर बात करे, मेरे अधिकारियों से बात करे। मैं बस सभी फाइल्स आगे बढ़ा दूंगी, बाकी तुम्हारे पापा जाने और वो अधिकारी जाने। लेकिन शर्त एक ही है, मेरे पापा की नौकरी में वापसी होनी चाहिए। इधर एक दिन अर्नब जब घर पहुंचा तो उसकी माँ ने एक पत्र दिया। ऊपर लिखा था, साक्षात प्रपत्र प्रेषक लोक सेवा आयोग। उसने पत्र खोलकर देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो जज की लिखित परीक्षा निकाल लिया था जो उसने आरना की मुख्य परीक्षा के समय दिलाया था। उसके अरमानों को पंख लग गए थे। उसे दुख मिश्रित सुख का अनुभव हुआ क्योंकि आरना ने उसे उसके निमन स्टेटस के लिए छोड़ दिया था। 1 सप्ताह बाद उसका इंटरव्यू था। उसने सिर्फ आरना और उसके परिवार को दिखाने के लिए जमकर मेहनत की। वो सिलेक्ट होकर और जज बनकर उनको दिखा देना चाहता था कि वो भी उनके स्टेटस के बराबर पहुंच गया है। ये स्टेटस शब्द उसे दिन भर चुभता था, इसलिए वो उस 1 सप्ताह में अपनी क्षमता से अधिक मेहनत करने लगा। आखिर साक्षात्कार का दिन आ गया और उसने बड़े आत्मविश्वास और ईश्वर पर भरोसे के साथ इंटरव्यू दिया। साक्षात्कार के अंत में जब उसे पूछा गया कि तुम जज क्यों बनना चाहते हो, तो उसने जवाब दिया, क्योंकि मैं जीवन भर सुपरवाइजर नहीं बने रहना चाहता हूँ। इस उत्तर ने बोर्ड में बैठे सभी सदस्यों को प्रभावित किया और शाम को जब रिजल्ट आया तो अर्नब को प्रथम स्थान मिला था। वो तो खुशी से पागल ही हो गया था। उसे जो चाहिए था जीवन में वो उसे मिल गया था। अब उसे सिर्फ ये सब आरना को दिखाना था। आरना के पापा अब भी सस्पेंड ही थे। उनकी नौकरी उन्हें अब भी वापस नहीं मिली थी, जबकि आरना की शादी हुए 1 महीना होने वाला था। फिर एक दिन उसके पापा का फोन आया। हेलो आरना। हाँ पापा, कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ पापा। आप तो सब कुछ जानते हैं। मैं जानता हूँ बेटा कि तुम कितनी तकलीफ सह रही हो। हाँ पापा, और किसी बात का विरोध भी नहीं कर पाती, क्योंकि जैसे ही विरोध करती हूँ तो हर्ष आपको रीअटेंड ना करने की धमकी देता है और मैं चुप हो जाती हूँ। पर मैंने तुझे आज फोन इसीलिए किया है बेटा कि शासन ने मेरा सस्पेंस खत्म करा दिया है और मुझे बाहर कर दिया गया है। ओ, ये तो अच्छी बात है पापा, ये तो बहुत बड़ी घटना है। आपको निष्कलंक होकर वापस अपना जॉब मिल रहा है। पर मैं ये जॉब छोड़ना चाहता हूँ बेटा। उसी सम्मान के साथ वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर घर पर रहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ आरना कि तुम अर्नब की वजह से नहीं बल्कि मेरी वजह से कमजोर पड़ रही थी। अब तुम उसकी बातों का विरोध कर पाओगी, क्योंकि जब मैं और तुम्हारी मम्मी जो भी नहीं करेंगे तो धमकी किस बात की देगा? नहीं पापा, तब भी वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो बेटा तू घर क्यों नहीं आ जाती? तू चुपचाप घर आ जा, हम सब यहाँ से कहीं दूर जाकर बस जाएंगे। आपने मुझे कभी भागकर जीना नहीं सिखाया पापा, तो आज मुसीबतों से भागकर मैं जिंदगी भर डरपोक की तरह जीना नहीं चाहती। ऊपर से मैं भाग गई तो अर्नब को नुकसान पहुंचा सकता है। ये लोग उसे छोड़ेंगे नहीं। अब मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो ऐसा ही चलने दो पापा।
अब तो इन सब बातों की इतनी आदत हो गई है कि वो मुझ पर चिल्लाता है तो भी दिन सामान्य गुजरता है। आप अपनी ड्यूटी ज्वाइन करके चिंता मुक्त रहिए पापा, वो अब कुछ नहीं करेगा। प्रेम बहुत लंबा होता है पर लालसा बहुत छोटी होती है। उसे सिर्फ मेरी लालसा थी, प्यार नहीं था, इसलिए वो खत्म हो गया है। अब वो सिर्फ शारीरिक जरूरतों के लिए मेरे कमरे में आता है। ना उसे मुझसे कुछ भावनात्मक लगाव है, ना ही मुझे उससे कुछ भावनात्मक लगाव है। मैं ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाता हूँ बेटा। यही मेरी स्थिति समझकर खुश रहने की कोशिश करिए पापा। चलिए, मुझे कुछ उनके फादर की फाइलें बढ़ानी है, मैं रखती हूँ। सुनो सुनो, क्या बोली तुम? गोयल जी ने कहा। सांसद महोदय की बेनामी संपत्ति को लीगल करने के लिए मुझ पर दबाव बना रहे हैं पापा। तुमने क्या बोला बेटा? मैंने तो कह दिया था कि मेरे अधिकारी जाने और आप जानो, बाकी मैं फाइलें आगे बढ़ा दूंगी। तुम अपना हाथ साफ ही रखना बेटा। वो तो मैं रखूंगी ही पापा, परंतु दबाव तो बना ही हुआ है और अगर कहीं ये मामला लीक हो गया तो परेशानी और बढ़ जाएगी, क्योंकि लोकल इनकम टैक्स अधिकारियों को तो पता ही नहीं चलता कि कब किसके घर पर रेड पड़ने वाला है। हाँ, तुम ठीक बोल रही हो। चलो अपना ध्यान रखना। ठीक है पापा, कहकर उसने फोन रख दिया। फिर आरना ने हर्ष को फोन लगाया। तुम्हारे पापा ने अधिकारी से बात की या नहीं? क्योंकि मैं फाइल लीगल करने के लिए उनके पास ले जाने वाली हूँ। ठीक है, मैं पापा से बात करके बताता हूँ, हर्ष बोला। थोड़ी देर में वो वापस कॉल बैक किया। पापा ने शायद बात कर ली है। वो बोले, फाइल आगे बढ़ा दो। ठीक है, मैं फाइल लेकर जा रही हूँ। आरना फाइल लेकर अधिकारी के पास फाइल छोड़कर आ गई और निश्चिंत हो गई कि अब वो अधिकारी और सांसद आपस में जाने क्या करना है। ये सब काम निपटाकर वो घर आ गई और कुछ हद तक निश्चिंत भी हो गई कि उसके ऊपर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। दूसरे दिन घर के सभी लोग, आरना भी ऑफिस के लिए निकल गई थी। तब करीब दिन के 12 बजे सांसद महोदय के घर तथा सभी ठिकानों पर केंद्रीय आयकर विभाग का छापा पड़ा। खबर लगते लगते करीब 1 घंटा बीत चुका था। हर्ष ने आरना को फोन किया। कमीनी, तुमने क्या किया था फाइल के साथ में? क्या किया था? तुमने पूरी फाइल की कॉपी दिल्ली भेज दी थी। नहीं, मैं क्यों भेजूंगी? मैंने तो वो फाइल बिल्कुल वैसी ही अपने अधिकारी को दे दी थी। इतना पैसा खाने के बाद वो अधिकारी तो धोखा दे ही नहीं सकता। धोखा तुम ही ने दिया होगा। नहीं तो बताओ, उन सारी संपत्ति की जानकारी आखिर वहां पहुंची कैसे? मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं भला अपने ही परिवार का बुरा क्यों चाहूंगी? आखिर तुम्हारे घर की बहू हूँ मैं, और चाहे जो भी हो वो मेरे ससुर जी हैं। मुझे तुम्हारी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम तुरंत घर आओ, तुमको बताता हूँ। देखे, कुल मिलाकर तुम मेरे साथ मारपीट करोगे, पर मैं सच बोल रही हूँ, मुझे सचमुच नहीं पता। मैं अपने पापा की कसम खाकर कहती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। आरना बोली, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, तुम तुरंत घर आ जाओ, आज तुम्हारी खैर नहीं। थोड़ी देर में आरना सांसद के निजी निवास पर पहुंच गई। हर्ष बाहर ही खड़ा था और उसके साथ आयकर विभाग के 2-3 अधिकारी भी खड़े थे। तुम ऊपर जाओ, मैं अभी आता हूँ, हर्ष बोला। ठीक है, पर मुझे कुछ नहीं पता, आरना बोली। मैं बोल रहा हूँ ना कि तुम ऊपर जाओ, तुमको समझ में नहीं आ रहा क्या? चुपचाप ऊपर जाओ, हर्ष जोर से चिल्लाया। आरना ऊपर जाकर बालकनी में खड़ी हो गई और नीचे की तरफ देखने लगी। थोड़ी देर में हर्ष कमरे में आते दिखा। वो बहुत गुस्से में दिख रहा था। वो तेजी से आरना को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अचानक उसका पैर स्लिप कर गया और वो सीधे बालकनी से नीचे गिरने को हुआ। आरना ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर वो छूट गया और धड़ाम से वो नीचे गिरा। उसके कान के नीचे से खून बहता हुआ बाहर चला आया और उसके प्राण पखेर उड़ गए। आरना एकदम स्तंभ खड़ी थी। 1 सेकंड के लिए तो उसे कुछ समझ में ही नहीं आया। फिर उसे होश आया कि हर्ष तो मर चुका था। वो अब भी नीचे ही देख रही थी। वहां पर भीड़ जमा हो चुकी थी। सब लोग ऊपर आरना की तरफ ऊपर देख रहे थे। पता नहीं क्यों, लेकिन आरना ने एक अजीब सी शांति का अनुभव किया। तभी पुलिस उसके कमरे में आ गई और उसे हिरासत में ले लिया। सांसद ने तुरंत उसको अरेस्ट करने का आदेश दे दिया। अब तो उसको यकीन हो गया था कि इसी ने रेड करवाई होगी और इसी ने उसके बच्चे को तीसरी मंजिल से धक्का दिया होगा। इसलिए उसने आरना को तत्काल FRI दर्ज करने के लिए कहा। पुलिस भी तत्काल हरकत में आ गई। उसने आरना को गिरफ्तार कर लिया। बालकनी के फोटोग्राफ्स लिए गए। ऊपर बालकनी की सभी चीजों का आकलन कर उस कमरे को बंद कर दिया गया। पुलिस ने आरना को रिमांड पर ले लिया और तुरंत महिला जेल ले गई। ये खबर तत्काल आग की तरह फैल गई। उसके पापा के पास जैसी ये खबर पहुंची तो वो विचलित हो गए।
उन्होंने तुरंत अपने एक वकील मित्र को फोन किया और उसको लेकर सेंट्रल जेल पहुंच गए। ये सब कैसे हो गया बेटा? गोयल जी ने आरना से पूछा। आरना चुपचाप बैठी थी। क्या तुमने कुछ किया? आरना ने ना में सिर हिला दिया। फिर कैसे हुआ, कुछ बताओगी? आरना के आंसू बह निकले। आरना, तुम पहले शांत हो जाओ प्लीज बेटा, पापा बोले। अब बताओ पूरी बात की हुआ क्या था? पापा, परसों जो आपसे चर्चा हुई थी उसी के बाद ये सारी घटना हुई है। उनके अवैध संपत्ति को वैध करवाने के लिए फाइल अपने उच्चाधिकारी को दे दी थी। उनकी सांसद से क्या बात हुई थी मुझे कुछ नहीं मालूम। उनके ऑफिस से कोई या उन्होंने खुद ये सब ऊपर बता दिया होगा। 24 घंटे के अंदर सरकार ने छापा मारने की तैयारी कर ली और आज करीब 12 बजे आयकर विभाग की केंद्रीय टीम ने छापा मारा। हर्ष ने मुझे छापा पड़ने के करीब 1 घंटे बाद फोन किया। उसने मेरे साथ बदतमीजी से बात की और मार डालने की धमकी भी दी। उसने मुझे तुरंत घर बुलाया। मैं वहां से घर वापस आई तो बाहर ही खड़ा था। उसने मुझे ऊपर भेज दिया। थोड़ी देर में वो ऊपर आया और तेजी से मुझे मारने के लिए लपका। इतने में चूंकि बारिश का पानी बालकनी में पड़ा था, उसका पैर स्लिप हो गया। उसने मुझे हाथ देने की कोशिश की पर मैं पकड़ नहीं पाई और वो नीचे गिर गया। यही पूरी बात है। देखो आरना, अगर तुमने अदालत में कहा कि वो तुम्हें मारने के लिए आया था तो बदला लेने की मंशा के तहत तुमने धक्का मार दिया होगा। वो ये सोचेंगे, ऐसे में दोष और पुख्ता हो जाएगा। तुम तो सिर्फ ये बताओ कि मालूम नहीं वो किस वजह से ऊपर आया था। वकील ने कहा। मैं झूठ तो नहीं बोल सकती ना अंकल, आरना ने कहा। तुमसे झूठ कहने को कौन कह रहा है? सिर्फ कुछ सच को छिपाने के लिए कह रहा हूँ। तुमने पूरा सच कहा तो तुम्हें उनका वकील फंसा देगा, वो भी तब जब हम सब जान रहे हैं कि तुम निर्दोष हो। मुझे मर ही जाने दीजिए पापा, फांसी ही हो जाए तो अच्छा ही है। अब मैं अंदर से टूट चुकी हूँ। कितनी तकलीफ और मिलने वाली है मुझे, ये तो भगवान ही जाने। आप लोग मुझे बचाने की चिंता मत करिए। अब मुझे सब सहने की आदत हो गई है। आप लोग जाइए। ऐसा मत बोल बेटा, तू तो मेरी आत्मा है और मैंने हमेशा तुम्हें ही चोट पहुंचाई। तुमने मेरे लिए न जाने कितनी कुर्बानियां दी होंगी। तुम कहो तो मैं जाकर जज साहब से बात करता हूँ। वो शायद थोड़ी संवेदनशीलता से मेरी बात सुने और सही निर्णय ले, पर इसका विपरीत असर भी हो सकता है गोयल जी, वकील ने कहा। अगर वो चिढ़ गया आपके जाने से तो माफी के बजाय सजा भी हो सकती है। और वो पुराने जज को तो मैं जानता था, परंतु आज ही किसी नए जज ने नया प्रभार लिया है। मैं उनको नहीं जानता। आप एक दिन रुक जाइए। कल तो पुलिस को उनके सामने आरना को प्रस्तुत करना ही पड़ेगा। कल की एक्टिविटी देख लेते हैं, उसके बाद अगली रणनीति तय करेंगे। मिस्टर गोयल और वकील के जाते ही पुलिस आरना को पूछताछ के लिए रिमांड रूम में ले गई और एक महिला पुलिस अधिकारी ने पूछताछ प्रारंभ की। बैठ जाइए आरना जी। धन्यवाद मैडम। आप मुझे ये बताइए कि ये सब कैसे हुआ? देखिए मैडम, मैं तो ऑफिस में थी, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। अचानक 1 बजे के आसपास मुझे हर्ष ने फोन करके बताया कि घर में आयकर विभाग छापा पड़ा है। मतलब आप यह कह रही थी कि आपको छापे के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी, जबकि आप खुद एक आयकर अधिकारी थी। नहीं मैडम, ये छापा तो केंद्रीय टीम ने मारा था, हमको तो कुछ भी खबर नहीं थी। हमें पता चला कि आप इनकी बेनामी संपत्ति को लीगल करने की कोशिश कर रही थी। ऐसी कोई बात नहीं है मैडम, मैं एक ईमानदार महिला अधिकारी हूँ और ईमानदार पिता की बेटी भी हूँ। पर आपके पिताजी भी तो भ्रष्टाचार में सस्पेंड किए गए थे, ऑफिसर ने पूछा। परंतु मैडम, उन्हें तो विभाग ने ही क्लीन चिट दे दी, मतलब उन्होंने करप्शन नहीं किया। ठीक है, उस दिन बालकनी में आपकी हर से कोई बात हुई थी क्या? नहीं मैडम, नीचे जब मैं आई तो उन्होंने मुझे सिर्फ ऊपर जाने के लिए कहा। फिर मैं ऊपर चली गई। वो मेरी ओर आ ही रहे थे कि बालकनी में कि अचानक उनका पैर बारिश के पानी से स्लिप हो गया। मैंने उनको बचाने की कोशिश भी की, परंतु वो गिर गए, आरना ने कहा। देखिए आरना जी, एक तो आप आयकर अधिकारी, दूसरा आपके घर छापा और तीसरा हर्ष को गिरते समय आपके साथ होना संदेह तो प्रकट करता ही है। बाकी हम आसपास के घरों में सीसीटीवी फुटेज तलाश रहे हैं। अगर मिल जाए तो स्थिति स्पष्ट हो जाए। कल हम आपको पुलिस डायरी के साथ सेशन कोर्ट में 11 बजे प्रस्तुत करेंगे। कोर्ट से हम रिमांड अवधि बढ़ाने के लिए अपील करने वाले हैं ताकि छानबीन की जा सके। दूसरे दिन पुलिस उसे कोर्ट लेकर गई। वो बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। आरना के पिता भी वकील के साथ पहुंच गए।
आरना की ओर से केस लड़ने के लिए उन्होंने अपने कागजात तैयार कर लिए थे। तभी बाहर गैलरी में मुनादी हुई, अगला केस नंबर 7321 आरना गोयल वर्सेस हरदीप हाजिर हो। जैसे ही आरना कोर्ट रूम के अंदर गई, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो एकदम स्तंभ हो गई। ठीक उसके सामने जज की कुर्सी पर अर्नव बैठा था। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।